हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन AEC प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो आप सभी लोगों का स्वागत है महातांडव सीरीज में। तो आप लोगों को पता है कि ITI प्रिंसिपल ग्रेड 1-2 असिस्टेंट डायरेक्टर की एग्जाम शेड्यूल हुई है, कुछ ही समय में होने वाली एग्जाम है। तो इसके लिए हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं और आज वाला जो सेशन है इसमें हम वर्कशॉप साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पर। और ये वाला जो सेशन है इसमें देखिए आप वर्कशॉप साइंस में देखेंगे तो अलग अलग पोर्शंस है वहां पर। तो ये वाले सेशन में हम मेनली वेल्डिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द मटेरियल यूज फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड। देखिए आपने देखा होगा वेल्डिंग नॉर्मली जो मैनुअल आर्क वेल्डिंग होती है, आपने रोड साइड देखा होगा कहीं पर भी नॉर्मली सबसे ज्यादा यूज होने वाली वेल्डिंग। तो उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है जो कि जनरली वेल्डर के हाथ में होता है उसके ऊपर कोटिंग होती है। ओके, तो ये जो कोटिंग होती है किस मटेरियल की होती है, इस कोटिंग को बोला क्या जाता है, ये यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो ध्यान रखें पहले तो ये कि ये कोटेड इलेक्ट्रोड किस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है। ओके, ये जो इलेक्ट्रोड है अंदर जो है क्या है, कोर वायर है, कोर मेटल है। ओके, और बाहर जो होती है क्या होती है, कोटिंग होती है। बेसिकली ये जो कोटिंग होती है इस कोटिंग को बोला जाता है कोटिंग ऑफ फ्लक्स। किसकी कोटिंग होती है, फ्लक्स की कोटिंग होती है। ओके, अच्छा, और ये किस वेल्डिंग में यूज किया जाता है ऐसा इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है आपका, इसको हम दो नामों से जानते हैं, मैनुअल आर्क वेल्डिंग और इसे हम शिल्डेड आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं। शिल्डेड आर्क वेल्डिंग जो नॉर्मली आप वेल्डिंग देखते हो जो सबसे ज्यादा यूज होती है जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क में, उसी वेल्डिंग में इस तरह का इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। अब ये अंदर जो कोर मेटल होता है, ये मेटल कौन सा मेटल होगा, जिस मटेरियल की हमें ज्वाइनिंग करना हो। सपोज आयरन की अगर हमें ज्वाइनिंग करना है तो अंदर आयरन रहेगा, एल्यूमिनियम की अगर हमें ज्वाइनिंग करना है तो अंदर एल्यूमिनियम रहेगा। इसके आसपास जो होती है फ्लक्स की कोटिंग होती है। इस फ्लक्स के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं। ओके, जो कि क्या करते हैं, जब हम वेल्डिंग करते हैं, सपोज ये हमारा वेल्डेड जॉइंट है, तो जब हम वेल्डिंग करते हैं तो यहां पर आर्क बनेगा और ये आर्क की वजह से ये इलेक्ट्रोड जो है ये क्या होगा, मेल्ट होगा और यहां पर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। बट आसपास क्या होती है, एटमॉस्फेरिक एयर भी होती है, तो वो अगर यहां से इसके कांटेक्ट में आ जाएगी तो यहां पर ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा और ऑक्साइड की वजह से वेल्ड जो है क्या बन जाएगा, ब्रिटल बन जाएगा। इसलिए हम ये कोटिंग करते हैं। तो ये कोटिंग क्या होती है, मेल्ट होती है और यहां पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है जिससे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वहां पर वेल्ड जॉइंट पर अटैक नहीं कर पाती है। इसीलिए इस वेल्डिंग को शिल्डेड आर्क वेल्डिंग भी कहा जाता है। तो ध्यान रखें यहां पर जो मटेरियल का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोड के ऊपर कोटिंग के लिए, उस मटेरियल को क्या बोला जाता है, फ्लक्स बोला जाता है। अच्छा, ये फ्लक्स जो है जब यहां पर मेल्ट होके इस जॉइंट के अंदर चला जाता है कुछ फ्लक्स, तो ये क्या फॉर्म करता है, ये स्लेग फॉर्म करता है। यहां पर ये स्लेग वर्ड से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। स्लेग जो होता है फ्लक्स बनाता है, स्लेग, स्लेग मतलब क्या होता है, लाइट इंप्यूरिटीज या लाइट ऑक्साइड जो होते हैं उन्हें स्लेग बोला जाता है। ओके, चलिए, तो करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन डी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूसेस नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि बताइए कौन कौन सी वेल्डिंग में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, कंज्यूमेबल, और कौन कौन सी वेल्डिंग में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। तो देखिए कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के लिए आप ध्यान रखें, एक तो जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, मैं इन शॉर्ट में लिख रहा हूं, मैनुअल आर्क वेल्डिंग, इसमें भी कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। इसके अलावा सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, इसमें भी कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। इसके अलावा होता है आपका इलेक्ट्रोस्लेग वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लेग वेल्डिंग, इसमें भी कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। एक होता है MIG, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, इसमें भी कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। ओके, और वहीं पे अगर मैं बात करूं नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के लिए, आप ध्यान रखें इसके एग्जांपल, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है TIG, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ओके, इसके अलावा
एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है टीआईजी। इन वेल्डिंग में यूज किया जाता है नॉन कंज्यूमेबल। अच्छा, कंज्यूमेबल में और भी वेल्डिंग है, जैसे कि लेजर वेल्डिंग, आयन बीम वेल्डिंग, इनमें भी कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, एक पॉइंट आप याद रख लें कि टीआईजी वेल्डिंग जो होती है, टंगस्टन इनर्ट गैस इसका फुल फॉर्म है। टीआईजी वेल्डिंग जो होती है इसमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है और इसका मटेरियल क्या रहेगा? ये टंगस्टन का ही बना होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हुआ कि वो मेल्ट नहीं होगा। मेल्ट नहीं होगा तो फिर अगर हमें ज्वाइनिंग करना है तो कैसे हम ज्वाइन करेंगे? अलग से आपको इलेक्ट्रोड यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर हम इस तरह की वेल्डिंग को यूज करेंगे केवल थिन शीट को ज्वाइन करने के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। द ट्रांसफॉर्मर यूज फॉर एसी वेल्डिंग सेट्स इज। देखिए, वेल्डिंग जो हम करते हैं तो हम बोलते हैं ना इन जनरल कि ये एक वेल्डिंग मशीन है। तो वो वेल्डिंग मशीन बेसिकली होता क्या है? ओके, आपने देखा होगा कि जो वेल्डिंग करते हैं उनके पास एक मशीन होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जनरल लैंग्वेज में वेल्डिंग मशीन बोलते हैं। तो ये वेल्डिंग मशीन एक्चुअली में है क्या? अब देखिए, इन जनरल अगर हम बात करें तो वेल्डिंग में वैसे तो एसी डीसी दोनों सप्लाई का हम यूज करते हैं, बट इन जनरल अगर हम बात करें तो किस तरह की सप्लाई का यूज करते हैं? हम डीसी सप्लाई का यूज करते हैं ज्यादातर। ओके, अब डीसी में भी आप ध्यान रखें दो तरह की पोलरिटी होती है वैसे तो। अब यहां पर ध्यान रखें, जो सप्लाई हम देते हैं ना, हमेशा ध्यान रखें लो वोल्टेज रहेगा एंड हाई करंट। लो वोल्टेज एंड हाई करंट। ओके, अब देखिए नॉर्मली जो हमारे घरों में सप्लाई आती है, कौन सी सप्लाई आती है? इनपुट जो रहेगा वो क्या रहेगा? एसी रहेगा। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करेगा। तो ये वेल्डिंग मशीन का काम क्या होता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो इसका मतलब ये एक रेक्टिफायर की तरह भी काम करेगी। किसकी तरह काम करेगी? एक रेक्टिफायर की तरह काम करेगी। इसके अलावा यहां पर जो सप्लाई हमें मिलती है वो हाई वोल्टेज और लो करंट होती है, और यहां पर हमें उसको कन्वर्ट करना है लो वोल्टेज और हाई करंट में, जस्ट उल्टा उसे करना है। तो ये एक ट्रांसफॉर्मर की तरह भी काम करेगा, बट कैसा ट्रांसफॉर्मर होगा? करंट को हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं, और वोल्टेज को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। तो वोल्टेज को कम करने का काम कौन सा ट्रांसफॉर्मर करता है? ये करता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। कौन करता है? ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो यहां पर ध्यान रखें, ये वेल्डिंग मशीन जो होती है इट वर्क एज ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर एज वेल एज रेक्टिफायर। तो यहां पर देख लीजिए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? द ट्रांसफॉर्मर यूज फॉर एसी वेल्डिंग सेट्स इज बूस्टर टाइप। ऐसा नहीं होगा। स्टेप अप होगा क्या? नहीं, स्टेप अप तो हमें करना नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टेप डाउन टाइप ट्रांसफॉर्मर रहेगा, क्योंकि हमें वहां पर वोल्टेज को क्या करना है? कम करना है। ओके, अच्छा, वोल्टेज की भी आप रेंज याद रखें। जो वोल्टेज हम यूज करते हैं वेल्डिंग में जनरली वो होता है 20 से लेके 100 वोल्ट तक। ओके, इसमें भी दो कंडीशन बन जाती है। आर्क जब बन जाएगी उस समय वोल्टेज रखेंगे 20 से 40, और आर्क बनाने के लिए हम वोल्टेज रखते हैं 80 से लेके 60 से लेके 100 तक, आर्क को स्टार्ट करने के लिए। ये वोल्टेज भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इन विच टाइप ऑफ वेल्डिंग ए पुल ऑफ मोल्टन मेटल इज यूज। देखिए, कुछ ऐसी वेल्डिंग होती है जिसमें जो हमारा आर्क होता है वो लिक्विड मेटल के अंदर दबा होता है। पुल ऑफ लिक्विड मेटल, सपोज ये हमारा वर्क पीस है। ओके, और यहां पर ये इलेक्ट्रोड है। ये इलेक्ट्रोड मेल्ट होकर इस वर्क पीस के अंदर जाएगा, और यहां पर आपको आर्क दिखाई ही नहीं देगी। ये एक लिक्विड मेटल के अंदर क्या होगा? पुल ऑफ लिक्विड मेटल के अंदर क्या होगा? दबा होगा। तो ये केस हमें कब मिलता है? ये केस हमें दो वेल्डिंग के केस में मिलता है। एक है इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग और एक है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। देखिए, सबमर्ज आर्क नाम से हमें क्लियर हो रहा है कि आर्क जो है वो क्या है? डूबी हुई है, सबमर्ज है। और एक और वेल्डिंग होती है इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। दोनों में आर्क जो होती है वो सबमर्ज होती है। बट यहां पर अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन तो दोनों अवेलेबल है, और
ऐसा भी ऑप्शन नहीं है कि जिसमें दोनों के बारे में बोला गया है। अब देखिए यहां पर ध्यान रखें, MIG और TIG तो होगा नहीं, यहां पर आंसर जो होगा या तो फिर आपका या तो आपका सबमर्ज आर्क वेल्डिंग होगा या फिर इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग होगा। अगर करेक्ट आंसर हम देखें तो दोनों ही होना चाहिए, बट हमें एग्जाम निकालना है। ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं कई एग्जाम में, तो अगर एग्जाम निकालना है तो ऑलवेज गो फॉर इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, ऑलवेज गो फॉर इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। मैं जानबूझ के ये क्वेश्चन लेकर आया हूं ताकि अगर ऐसा ही क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए एग्जाम में तो हमेशा आंसर क्या करना है, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। ये कई बार कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। सर सबमर्ज आर्क वेल्डिंग आंसर क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा, मैं इसका रीजन नहीं दे रहा हूं कि क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये भी आंसर है, बट हमें आंसर किसको मार्क करना है, ए ऑप्शन को, मतलब ए ऑप्शन मत रट लीजिएगा, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग को मार्क करना है। दोनों में ही आर्क जो होती है वो सबमर्ज होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फॉर आर्क हीटिंग द इलेक्ट्रोड आर मेड ऑफ। देखिए अगर हीटिंग की बात चल रही है तो हीटिंग की बात चल रही है तो इलेक्ट्रोड की मेल्टिंग नहीं होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोड को हमेशा ऐसे मटेरियल का हम बनाएंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, अधिक हो, और उसकी कंडक्टिविटी जो वो भी अच्छी हो। तो देखिए अगर मैं बात करूं कॉपर, इसकी कंडक्टिविटी अच्छी है बट इसका मेल्टिंग पॉइंट अच्छा नहीं है। एल्यूमिनियम की भी कंडक्टिविटी अच्छी बट मेल्टिंग पॉइंट अच्छा नहीं है। ग्रेफाइट के हम इलेक्ट्रोड बनाते हैं आर्क हीटिंग में क्योंकि ये एक अच्छा कंडक्टर भी है, साथ साथ में इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है काफी ज्यादा होता है। तो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखें आर्क हीटिंग में इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का बनाएंगे, ग्रेफाइट का बनाएंगे। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो इन केस ऑफ न्यूट्रल फ्लेम। देखिए जब हम गैस वेल्डिंग करते हैं तो देखिए गैस वेल्डिंग के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस यूज करते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिक्सचर यूज किया जाता है। C2H2 ये कौन सी गैस है, एसिटिलीन गैस। ओके, इसीलिए गैस वेल्डिंग को ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग भी बोला जाता है। अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, और इस एसिटिलीन की और ऑक्सीजन की मात्रा हम कितनी सप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है जो फ्लेम मिलती है हमें। ओके, यहां पर सपोज ये टॉर्च है और टॉर्च से हमें क्या मिलेगी, टॉर्च की टिप के आगे क्या रहेगी, फ्लेम रहेगी। तो ये फ्लेम जो होगी, ये फ्लेम कैसी होगी, किस मटेरियल के लिए यूज करेंगे। ओके, ये डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशियो क्या है। ओके, तो तीन तरह की जनरली हमें फ्लेम मिलती है। कौन कौन सी फ्लेम, फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रल फ्लेम। तो न्यूट्रल फ्लेम के बारे में आपको पता होना चाहिए, यहां पर ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो रेशियो होता है, O2 और C2H2 का जो रेशियो होता है ये होता है 1:1। ऑक्सीजन और एसिटिलीन अगर बराबर मात्रा में हम देंगे तो वहां पर हमें जो फ्लेम मिलेगी वो न्यूट्रल फ्लेम होगी। और न्यूट्रल फ्लेम में दो जोन होते हैं, और न्यूट्रल फ्लेम का टेम्परेचर अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखें ये 3200 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। ये फ्लेम हम यूज करते हैं किसके लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाई कार्बन स्टील, मतलब हम बोल सकते हैं कास्ट आयरन के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम के लिए भी इसको यूज करते हैं। ओके, कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम के लिए इसको यूज करते हैं। इसके अलावा अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो ऐसी फ्लेम को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो रेशियो होता है वो एक से अधिक रहता है, जनरली 1.15 से लेकर 1.5 के बीच में होता है। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने की वजह से इसका टेम्परेचर जो है थोड़ा बढ़ जाता है, ये पहुंच जाता है 3400 डिग्री सेल्सियस तक। इसका हम उपयोग करते हैं कॉपर के अलॉय की वेल्डिंग के लिए। कॉपर अलॉय जैसे कि ब्रास, ब्रोंज की वेल्डिंग के लिए हम यूज करते हैं। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, एसिटिलीन की मात्रा ज्यादा है, तो उस तरह की फ्लेम को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम। रिड्यूसिंग भी बोलते हैं, एक और इसका नाम है, इसे बोलते हैं कार्बोराइजिंग फ्लेम। क्या बोलते हैं, कार्बोराइजिंग।
और यहां पर जो रेशियो रहेगा ऑक्सीजन और एसिटिलीन का, ये रहेगा 1 से कम, इसकी जो रेंज होती है 0.85 से लेके 0.95 तक होती है। ओके, इसका टेम्परेचर जो रहेगा बाकी सभी फ्लेम के कंपेयर इसका टेम्परेचर सबसे कम रहेगा, 2800 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और इसको हम यूज करते हैं किसके लिए, निकल अलॉय के लिए यूज करते हैं, और साथ में आप ध्यान रखें लो कार्बन स्टील के लिए भी यूज करते हैं, लो कार्बन स्टील के लिए भी यूज करते हैं। न्यूट्रल फ्लेम को स्टेनलेस स्टील के लिए भी यूज किया जाता है। ओके, तो ये सारी जानकारी आपको होना चाहिए। तो अब बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑक्सीजन टू एसिटिलीन रेशियो इन केस ऑफ न्यूट्रल फ्लेम क्या होगा, डेफिनेटली 1:1। ऑक्सीजन जितनी एसिटिलीन होगी उतनी ही ऑक्सीजन हम सप्लाई करेंगे किससे, सिलेंडर से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इन आर्क वेल्डिंग द आर्क लेंथ शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, देखिए जो आर्क लेंथ होती है, आर्क लेंथ क्या होती है, सपोज ये हमारा इलेक्ट्रोड है, ओके, और ये हमारा वर्कपीस है, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, इस गैप में ही तो आर्क बनती है, तो ये आर्क लेंथ होती है। ओके, तो ये आर्क लेंथ जो होती है किसके बराबर होती है, ध्यान रखें ये लेंथ जो है अप्रोक्सीमेटली ये इस इलेक्ट्रोड के डायमीटर के बराबर होती है। ये इलेक्ट्रोड का डायमीटर जो है उतनी ही बड़ी हमें आर्क मिलेगी। ओके, तो इस फैक्ट को आप डायरेक्टली याद रखें। तो करेक्ट आंसर जो होना चाहिए इसका क्या होगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड रोड के बराबर होती है आर्क लेंथ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। द सोल्डरिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट इन द टेम्परेचर रेंज। देखिए सोल्डरिंग क्या होता है, सोल्डरिंग में हम नॉन फेरस अलॉय का यूज करते हैं। नॉन फेरस अलॉय में कौन, सोल्डर। और ये सोल्डर क्या होता है, सोल्डर इज द अलॉय ऑफ PbSN, लेड और टिन का अलॉय होता है। सोल्डर क्या होता है, एक अलॉय होता है लेड और टिन का। ओके, अब देखिए सोल्डरिंग जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने के लिए, ओके, वायरिंग के लिए, बैटरी से अगर वायर को जोड़ना है तो वहां पर हम क्या करते हैं, उस वायर और बैटरी के टर्मिनल के ऊपर हम क्या करते हैं, इस मटेरियल को मेल्ट करके डाल देते हैं। तो सोल्डरिंग कब किस टेम्परेचर तक यूज की जाती है, तो वो टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए। नॉर्मली अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर होता है 420 डिग्री सेल्सियस से अगर कम है तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो प्रोसेस होगी उसे हम सोल्डरिंग बोलेंगे, अदरवाइज फिर वो ब्रेजिंग की कैटेगरी में आ जाएगी। तो यहां पर अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाते हैं तो 420 से कम तो 15 से 60 भी आ जाएगा, बट ये आंसर नहीं है। 75 to 150 भी हो जाएगा, बट ये भी आंसर नहीं है। 180 to 250 इज करेक्ट आंसर। ये क्यों नहीं हो सकता है, डी, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर जो है वो 500 तक जा रहा है, 420 मैक्सिमम रेंज होती। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो इस सोल्डर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, लगभग 200 के आसपास होता है। तो ये इसीलिए करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा, 180 से लेके 250। तो सोल्डरिंग में टेम्परेचर रेंज जो रहेगी 420 से नीचे रहेगी। और वहीं पे अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन आ जाता है किसके लिए, ब्रेजिंग के लिए। तो ब्रेजिंग में हम जो नॉन फेरस अलॉय करते हैं, यूज करते हैं, वो होता है कॉपर का अलॉय। कॉपर अलॉय, कॉपर अलॉय, दो कॉपर अलॉय बहुत फेमस है, एक है ब्रास और एक है ब्रॉन्ज। ये कॉपर के दो काफी इंपॉर्टेंट अलॉय है। तो ब्रास ब्रॉन्ज को यूज किया जाता है एज ए नॉन फेरस मटेरियल। और यहां पर ब्रेजिंग में ध्यान रखें टेम्परेचर जो रहेगा ग्रेटर देन 420 रहेगा, किसका, इस नॉन फेरस मटेरियल का। और ब्रेजिंग में, सोल्डरिंग में, दोनों में फ्लक्स भी यूज किया जाता है। ब्रेजिंग के फ्लक्स को याद रखें, ब्रेजिंग में जो फ्लक्स यूज किया जाता है उसे बोला जाता है बोरेक्स। इसका फॉर्मूला भी याद रखें, Na2B4O7.10H2। ये फ्लक्स यूज किया जाता है ब्रेजिंग में। सोल्डरिंग में भी अगर आप याद रखना चाहो तो सोल्डरिंग में फ्लक्स यूज किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जिंक क्लोराइड भी यूज किया जाता है, ओके, एज ए फ्लक्स। ओके, चलिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखें सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के लिए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी।
विच वन अमंग द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे और ऑप्शन देखेंगे। अगर टीआईजी है तो कुछ भी नहीं सोचना, यहां पर टीआईजी डायरेक्टली नहीं लिखा है, बट यहां पर उसका फुल फॉर्म लिख दिया है टंगस्टन गेज टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, तो यही टीआईजी है। ओके, आप ऐसा ना सोचे कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग और गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग अलग अलग होगा, नहीं होगा, दोनों ही सेम है। ओके, इसलिए मैं क्वेश्चन को लेकर आया हूं। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आउटपुट ऑफ वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर कंपेयर्ड विथ इट्स इनपुट। देखिए इनपुट जो होता है ट्रांसफॉर्मर में, इनपुट जो रहेगा वो क्या रहेगा? इनपुट रहेगा हाई वोल्टेज एंड लो करंट, और आउटपुट जो रहेगा उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा में क्या होगा? लो वोल्टेज हो जाएगा और करंट क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। आउटपुट पूछा है ना वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर से, और वेल्डिंग में ट्रांसफॉर्मर जो यूज करते हैं स्टेप डाउन करते हैं, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया आपको। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे तो वहां पर वोल्टेज कम हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगा। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली यूज्ड फ्यूल गैस इन ए गैस वेल्डिंग। बिल्कुल ज्यादा टाइम हमें देने की जरूरत ही नहीं, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हम पूरा गैस वेल्डिंग का कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। तो कौन सी फ्यूल गैस यूज की जाती है? एस्टिलीन, और इसका फॉर्मूला क्या है? C2H2। और ध्यान रखें दो सिलेंडर यूज होते हैं गैस वेल्डिंग में, एक सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन होती है और दूसरे सिलेंडर के अंदर क्या होती है? एस्टिलीन होती है। तो यहां पर कैसे पहचानोगे कि किस सिलेंडर के अंदर क्या है? तो ध्यान रखें ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है इसका कलर ब्लैक रहता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। और एस्टिलीन का जो सिलेंडर होता है इसका कलर जो रहता है यह मरून रहता है। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, जो क्वेश्चन की हमने बात की थी वही क्वेश्चन आ गया यहां पर। ब्लैक कलर इज जनरली पेंटेड ऑन, किस तरह के सिलेंडर पर हम ब्लैक कलर पेंट करेंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? डेफिनेटली ऑप्शन ए, ऑक्सीजन सिलेंडर पर। एस्टिलीन पर क्या रहेगा? मरून रहेगा। ऑप्शन में मरून नहीं है, तो ध्यान रखें आप रेड कलर मार्क करें, रेडिस। ओके, चलिए, द मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर अकर्स, गैस वेल्डिंग का ऑलरेडी मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। मैक्सिमम टेम्परेचर किस फ्लेम में होगा पहले तो ये बताइए? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में होगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। अब यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया है? ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है, यहां पर पूछा है कि किस कौन में होगा। तो देखिए जब आप फ्लेम देखेंगे तो फ्लेम में अलग अलग कौन आपको दिखाई देते हैं। मेनली दो कौन होते हैं, एक इनर कौन होता है और एक आउटर कौन होता है। इनर कौन जो होता है इसका कलर व्हाइट रहेगा, ध्यान रखें, और आउटर कौन जो रहेगा इसका कलर रहता है ब्लू। और इनर कौन का जो टेम्परेचर होता है वही मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। ये लगभग नॉर्मली अगर हम बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि गैस वेल्डिंग में टेम्परेचर कितना होता है तो आप ध्यान रखें 3200। ये 3200 किसका है? इनर कौन का है, जिसका कलर क्या है? व्हाइट है। और वहीं पर आउटर कौन का जो कलर होता है ये 1200 से लेके 2000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और इसका कलर जो होता है ये ब्लू होता है। ये ध्यान रखें, छोटा है तो टेम्परेचर क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो यहां पर अगर हम ऑप्शन देखें तो टेम्परेचर मैक्सिमम कहां पर होगा? एट द आउटर कौन नहीं होगा, एट द इनर कौन। बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर। ओके, बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रे कास्ट आयरन इज यूजुअली वेल्डेड बाय। देखिए कास्ट आयरन की वेल्डिंग जो है, आप ध्यान रखें इस क्वेश्चन को आप याद रख लें। कास्ट आयरन की वेल्डिंग की जाती है किससे? गैस वेल्डिंग से की जाती है। ग्रे कास्ट आयरन की वेल्डिंग किससे की जाती है? गैस वेल्डिंग से की जाती है, फैक्ट है। ओके, क्योंकि और ग्रे कास्ट आयरन के लिए कौन सी फ्लेम का यूज करते हैं? न्यूट्रल फ्लेम का, क्योंकि उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। ओके, न्यूट्रल फ्लेम में ना तो एक्सिस ऑक्सीजन है ना ही एक्सिस अमाउंट में एस्टिलीन है, उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए ग्रे कास्ट आयरन की वेल्डिंग किससे की जाती है? गैस वेल्डिंग से। अच्छा, इसकी वेल्डिंग करने से पहले देखिए एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां पर बता देता हूं। सपोज ये हमारे पास ग्रे कास्ट आयरन की प्लेट है, इसकी हमें वेल्डिंग करना है। ओके,
ये 2 प्लेट है, इनको हमें ज्वाइन करना है। तो देखिए फ्लेम की मदद से हम क्या करते हैं, इसको पूरी को पहले प्री हीट करते हैं। तो प्री हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है कास्ट आयरन की वेल्डिंग करने के लिए। तो प्री हीटिंग आप खुद बताइए, आर्क वेल्डिंग से प्री हीटिंग कर सकते हैं क्या? नहीं। तो प्री हीटिंग का मतलब क्या होता है, फ्लेम को इसके ऊपर एक बार ट्रेवल कर देते हैं, चला देते हैं। तो इससे क्या होगा, प्री हीटिंग हो जाएगी। प्री हीटिंग क्यों करते हैं? ताकि थर्मल स्ट्रेसेस ना आए। ओके, कोई भी मॉइस्चर वगैरह प्रेजेंट है तो वो सारा खत्म हो जाए। तो प्री हीटिंग किसकी की जाती है? ध्यान रखें, कास्ट आयरन की प्री हीटिंग की जाती है। इसीलिए कास्ट आयरन की वेल्डिंग के लिए हम यूज करते हैं क्या? गैस वेल्डिंग। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर जो है आप देख सकते हो, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, चलिए तो यहां तक हमने कुछ वेल्डिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट सेशन में इससे आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। सेशन की पीडीएफ के लिए मस्ट ज्वाइन अवर पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप AEC प्लस ऐप एंड YT डिस्कशन चैनल। और इसके लिए एक कंप्लीट बैच भी हमने डिजाइन किया है, हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, प्रैक्टिस बैच, जिसमें हर टॉपिक के आपको प्रैक्टिस सेशन वहां पर मिलेंगे। इफ यू विश टू ज्वाइन, सो एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहां पर सर्च करें प्रैक्टिस बैच। ओके, तो प्रैक्टिस बैच में सारे सब्जेक्ट के इसी तरह के क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको देखने को वहां पर मिलेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द सेशन। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन।